I study in 4th class. My teacher name is भावना मैम। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उस स्टोरी का नाम है शेर और खरगोश की कहानी। एक जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर थे। जंगल में एक शेर था। वह सभी जानवरों को परेशान करता और डराता था। एक दिन जंगल में शेर आके सभी जानवरों से बोला, सब लोग एक एक करके मेरी गुफा के पास आएंगे और मैं उनको खा जाऊंगा। सबसे पहले लोमड़ी गया। लोमड़ी ने बोला शेर को, मुझे मत खाओ, पर शेर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको मार दिया। दूसरे दिन गीदड़ की बारी आई। गीदड़ का भी वही हाल हुआ। तीसरे दिन गधे की बारी आई। गधे ने भी वही बोला, पर शेर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे भी खा गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह जा रहा था। उसकी माँ ने बोला, बेटा अभी तुम मत जा, अभी तुम बहुत छोटे हो। बेटे ने बोला, माँ मुझे जाने दो, मुझे सभी जानवरों की जान बचानी है। खरगोश गया शेर के पास। खरगोश ने बोला शेर को, मुझे मत खाओ, पर खरगोश ने बोला, जंगल में एक दूसरा शेर आ गया है। शेर गुस्से में बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे जंगल में आया। दूसरे दिन शेर गुस्से में बोला, चलो मुझे बताओ कहाँ है वो। खरगोश उसके कुएं के पास लेके गया और बोला, इस कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं के अंदर देखा, उसकी परछाई उसको दिखाई दी। शेर गुस्से में बहुत तेज दहाड़ा, पर उसकी आवाज उसको कुएं के अंदर से वापस सुनाई दी। शेर ने कुएं के अंदर छलांग मारी और मर गया। इस प्रकार से खरगोश ने अपनी चतुराई से सभी जानवरों की जान बचाई। इससे ये सीख मिलती है, हमेशा चतुराई और दिमाग से काम लेना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Teacher and sir, my name is Ruth Pratap Pandey. I am studying class 4th. My class teacher name is Bhavna ma'am. Today I am going a beautiful story about सच्चे मित्र। एक जंगल था। तालाब के किनारे 4 मित्र रहते थे, कछुआ, हिरन, कौवा और चूहा। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गई थी। उस टाइम उसके 3 मित्र दूर थे। उसने आवाज़ लगाई, पर दूर होने के कारण आवाज़ उनके पास तक ना पहुंच पाई। थोड़ी देर बाद कौवा उड़ता उड़ता आया और देखा कि हमारी हिरन मित्र शिकारी के जाल में फंसी हुई है। वो बहुत दुखी हुआ। उसने बोला, तू चिंता मत कर, मैं अभी चूहे मित्र को लाता हूँ। फिर वो उड़ता उड़ता गया और चूहे मित्र को बोला, हमारी हिरन मित्र शिकारी के जाल में फंस गई है, तुम उसको जाल से मुक्त कर सकते हो। फिर कौवे ने बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी लेके चलता हूँ। कछुए ने बोला, कौवा सही बोल रहा है, तुम उसकी पीठ पर बैठ के जल्दी जाओ, मैं आराम से पहुँचता हूँ। फिर कौवा ने चूहे को अपनी पीठ में बैठाई और उन लोग पहुँचे। चूहा धीमे धीमे जाल काट रहा था। तभी कौवे ने देखा कि शिकारी आ रहा है, तो कौवे ने हिरन को सावधान किया। हिरन भाग गई और चूहा झाड़ के पीछे छुप गया। तभी वहाँ कछुआ पहुँचा। शिकारी ने देखा कि यहाँ पर कछुआ है। शिकारी ने सोचा, चलो मैं कछुए को ही भर लेता हूँ थैली में। तभी कछुआ तालाब में चला गया और हिरन और कौवा और कछुआ और चूहे अपनी मित्रता निभाई और निकल गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मित्र बनाओ जो हमारे बुरे समय पे हमारा साथ दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रूमिन गोहिल। आज मैं आपको वक्त का मूल्य बताऊंगा। एक दिन की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत आलसी था। वह अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालता रहता था। उसके कारण वो अपने पढ़ाई में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। उसके कारण उसके परिवार वाले भी उसे कहते, बेटा जो तुम समय अभी बर्बाद करे वो वापस लौट के कभी नहीं आएगा, पर वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन वह पढ़ाई करने के लिए एक बड़े से शहर में गया, पर उसकी आदतें नहीं बदली। वह पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और रील स्क्रॉल करता।
गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता। वो बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान था। बुद्धिमान और ईमानदार था। एक गौरव ने तय किया कि एक दिन वो उस बुजुर्ग आदमी से ज़रूर मिलेगा। गौरव एक दिन उस बुजुर्ग आदमी से मिलने गया और बुजुर्ग आदमी को और गौरव ने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। गौरव ने उसे नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा विफल हो रहा हूँ। मैं अपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, और मेरे दोस्त भी पढ़ाई से मुझसे आगे निकल रहे, मुझे बताए मैं क्या करूँ। तभी बुजुर्ग आदमी ने उसे एक कहानी सुनाई। उसमें भी एक आलसी आदमी था गौरव की तरह। वह भी अपने कामों को हमेशा टालता रहता था। वह सारे गांव वाले उसे ताना मारते कि तुम आगे जाके क्या करोगे। ये बात एक दिन राजा को पता चली। राजा ने उसे अपने राजमहल में बुलाया और कहा, तुम्हें ऐसा सब क्यों कहते। वह आदमी बोला कि मैं आलसी हूँ इसलिए। तभी राजा ने कहा कि आज सूरज ढलने से पहले आना और जितना हो सके उतना सोना चांदी लेके जाना। तभी वह खुश हो गया और अपने घर पे गया और यह बात उसने अपनी बीवी को भी बताई। वो भी खुश हो गई। बाद में उसने अपनी बीवी को बोला कि जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वह खाना उसकी पत्नी ने उसे खाना दिया और उसने खा भी लिया। बाद में उसे नींद आने लगी। उसने सोचा मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी देर सोऊंगा। वह थोड़ी देर सो गया, पर वह 2 घंटे सो गया। उसने देखा कि सूर्य ढलने वाला है। वह कुछ बैग उठा के जल्दी से राजमहल की ओर भागा। रास्ते में गर्मी बहुत थी, उसके कारण उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वह बाद में सो गया। वह इस बार पूरे 4 घंटे सो गया। बाद में उसने आँख खोली और देखा कि सूर्य ढलने वाला है। वह जल्दी से राजमहल की ओर भागा, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। तब तक राजमहल का दरवाज़ा बंद हो गया था। मनोमन बहुत ही दुखी हुआ और उसने अच्छा अमीर बनने का मौका गंवा दिया। बाद में उस बुजुर्ग आदमी ने कहानी यही ख़त्म की और गौरव की ओर देखा। गौरव के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो वहाँ से चुपचाप निकल गया और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। पहले पढ़ाई करता और बाकी सारे काम करता। बाद में एक दिन वह अपने कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा बन गया। सीख कि इस समय एक बहुत ही मूल्यवान कीमत है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू। My name is Chandni Gautam. I study in the 4th B. My class teacher name is Asmita ma'am. आज मैं आप सबको मॉरल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अभिमानी गुलाब। कुछ समय की बात है, एक रेगिस्तान में गुलाब का फूल उगा। उसके आजू बाजू 2 कैक्टस उगे। एक था बोना कैक्टस, एक था लंबा कैक्टस। बोने कैक्टस का नाम था टेट और लंबे कैक्टस का नाम था मॉस। टेट और मॉस बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके बीच में गुलाब का फूल उगा है। उनने बोला हमको इसका नाम रखना चाहिए। टेट ने बोला हम इसका नाम मैजिक रखते हैं। तो प्यारी सी नन्ही गुलाब का नाम पड़ा मैजिक। मैजिक एक बहुत शरारती गुलाब थी। वो टेट को चुटकी काटती और नाम मॉस का लगा देती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैजिक धीरे धीरे बहुत बड़ी हो रही थी और वो टेट से बड़ी लेकिन अभी भी मौत से छोटी थी। एक दिन रेगिस्तान में एक इंसान ऊंट पर सवार होके आया। उसने मैजिक को देखा। उसने सोचा कि अगर मैं गुलाब को तोड़ के राजा के पास ले जाऊंगा, राजा खुश होके मेरे को बहुत सारा सोना देंगे। तब वो अपने ऊंट पे से उतरा और अपने बैग में से एक प्याला निकाला। प्याले में उसने पानी डाला और मैजिक के सामने रख दिया। उसने मैजिक को बोला कि तुम अभी रुको, मैं अभी अपना स्प्रे ढूंढता हूँ। मैजिक उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वो अपने आप को पानी में देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसको लगता था मुझसे सुंदर कोई भी फूल नहीं है। फिर उसने अपने बैग में से इंसान ने स्प्रे निकाला और मैजिक के ऊपर पानी की बूंदें डाल। पानी की बूंदें से मैजिक और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। मैजिक ने बोला कि ओ मैं इतनी सुंदर हूँ। फिर इंसान ने बोला तुमको एक सुरक्षित और एक अच्छी सी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे तुमको सब लोग देखें। फिर तब इंसान मैजिक को तोड़ने गया। तब टेट और मॉस ने इंसान को कांटा चुभा दिया।
इंसान को गुस्सा आया, उसने टेड को लात मारी, लेकिन टेड कैक्टस होने के नाते उसको कुछ नहीं हुआ। उसको लगा दोनों कैक्टस मेरे ऊपर हंस रहे हैं। उसने मॉस को मुक्का मारा, लेकिन मॉस भी कैक्टस होने के नाते उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो इंसान उदास होकर चला गया। फिर मैजिक ने बोला, तुम दोनों ने मेरे को वो इंसान के साथ जाने क्यों नहीं दिया? टेड और मॉस ने बोला, अगर वो तुमको तोड़ देता तो तुम मर जाती। लेकिन मैजिक उनके बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी और उसने बोला, मैं पानी पीने के लिए तुम दोनों से कभी भी नहीं झुकूंगी। सब कुछ बदल गया। मैजिक एकदम सीधी खड़ी रही, लेकिन वो धीरे धीरे झुकने लगी क्योंकि उनकी जड़ों में से सारा पानी इस्तेमाल हो गया था और वो झुकना नहीं चाहती थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी खड़ी होने की, लेकिन वो नहीं झुक पाई। टेड और मॉस ने बोला कि तुम अगर थोड़ा सा पानी पी लोगी तभी भी तुम सबसे सुंदर गुलाब रहोगी। मैजिक ने बोला, मैं कभी झुकना नहीं चाहती थी, लेकिन कुदरत ने मेरे को झुका दिया। क्या तुम दोनों माफ करोगे? टेड और मॉस ने मैजिक के ऊपर पानी डाला। पानी डालते डालते थोड़ा समय हुआ, लेकिन मैजिक वापस से खड़ी हो गई। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। हमसे भी ऊपर और हमसे भी बुद्धिमान लोग होते हैं। थैंक यू। My name is Chayani Viona. I study in 4th B class. My teacher name is Asmita ma'am. Today I telling you a story of the sad man and the happy man. Two men were going on a journey together. They were different from each other. One man was sad and the other man was always happy. The sad man was always worried about his future, but the happy man sang songs. The sad man said, "What if I become blind one day? How will walk?" So he closed his eyes and tried to walk like a blind man. The happy man walked in his side, making sure that his sad friend did not stumble. Just then the happy man saw a purse full with gold. When the sad man opened his eyes, he saw a purse filled with gold in the happy man's hand. The sad man was very sad and he realized his mistake. He decided to be never sad and negative again. The happy man offered to share the purse of gold with him. Two friends went ahead to singing songs together. It's moral to be positive and live in the present. Thank you. Excellent, very good. यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा बेटा Respect the teacher, sir, and my dear friend. My name is Oja Ans. My study 3rd B. My class teacher name is Falguni ma'am. My story name is समय और पैसा. एक छोटे भारत के एक छोटे गांव में एक 10 साल का लड़का था. उसका नाम नीक था. वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा था. उसके पिता एक व्यापारी थे. उसके पिता अपने बच्चों के साथ समय बिता पाने में सक्षम नहीं थे. जब निक सोता तो उसके पिता घर आते और निक जब जागता तो उसके पिता सुबह चले जाते. निक अपने पापा को ध्यान को पाने के लिए तड़प रहा था. एक दिन उसके पापा जल्दी घर आए और उस निक ने बोला कि पिता आप इतनी जल्दी कैसे घर आए? मैं आपको देख के हैरान हो गया. निक के पिता ने बोला, हाँ बेटा मैं जल्दी घर आ गया क्योंकि मेरी बेटी कैंसिल हो गई, पर मुझे 2 घंटे में फ्लाइट पकड़नी है. निक ने बोला, कब तक आओगे? निक के पिता ने बोला, कल शाम तक. निक थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में डूबा रहा. फिर निक ने बोला, पिता क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? निक के पिता ने बोला, हाँ पूछो मेरे बेटे. तो निक ने बोला कि आप 1 साल में कितना कमा लेते हैं? तो निक के पिता ने बोला, ये बहुत बड़ी रकम है और तुम इसे समझ नहीं पाओगे. तो निक ने बोला, क्या आप अपनी कमाई से खुश हैं? निक के पिता ने बोला, हाँ मैं बहुत खुश हूँ. निक ने बोला कि क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? निक ने बोला कि हाँ पूछो. निक के पिता ने बोला, हाँ पूछो मेरे बेटे. तो निक ने बोला, क्या एक दिन और आधे दिन में कितना कमा लेते हैं? तो निक के पिता ने बोला कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फिर निक ने बोला, बस मेरे उत्तर का जवाब दीजिए, आप आज 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं?
निक के पापा हार मान गए और बोला 2500। निक भागता हुआ अपने कमरे में गया और निक अपना गुल्लक में उसकी जितनी बजट थी वो लेके नीचे आया और बोला पिता इसमें 5000 है, मुझे आपके लिए 2 घंटे चाहिए। 1 घंटे मुझे आपके साथ खेलना है और 1 घंटे मुझे आपके साथ खाना खाना है। निक के पिता हैरान थे। हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि समय और पैसा दोनों निकालिए। और निक ने अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके हमें ये भी बताया कि चाहे जितनी भी छोटी कीमत हो बड़े मुसीबत में काम आती है, इसीलिए पैसे खर्च ना करें और उसे बचाएं। थैंक यू। माय नेम इज आरोही, आई स्टैंडर्ड 3rd B। स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी नेम इज डरपोक पत्थर। बहुत साल पहले एक मोहन नाम का मूर्तिकार रहता था। वो बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता था, इसलिए आसपास के जितने भी गांव वाले थे उसकी मूर्तियाँ खरीदने आते थे। एक दिन मोहन मूर्ति बना रहा था। सारे गांव वाले मिलके आके बोले मोहन को, मोहन भाई हमें एक गणेश जी की मूर्ति चाहिए। मोहन ने बोला मूर्ति बन जाएगी, लेकिन मैं उसके लिए 1 हफ्ता लूँगा। गाँव वालों ने बोला 1 हफ्ता क्या, तुम 10 दिन ले लो, लेकिन मूर्ति बहुत सुंदर होनी चाहिए। मोहन ने बोला हाँ ठीक है, बन जाएगी मूर्ति। फिर गांव वाले वहाँ से चले गए। फिर मोहन ने बोला चलो अब काम में लगने का टाइम हो गया। मोहन अपने घर के पीछे वाले साइड में गया और उधर उसने बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। मोहन ने उसमें से 2 पत्थर लिए और बोला ये 2 पत्थर बहुत मजबूत लग रहे हैं। मोहन ने वो दोनों पत्थर लेके अपने काम में जहाँ वो काम करता था वहाँ पे रख के छेनी हथौड़ी लेके छेनी और हथौड़ी लेने चला गया। फिर वो वापस आके 1 पत्थर लेके मूर्ति बनाने लगा और अचानक से आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। मोहन ने बोला कौन है? फिर वो पत्थर में देख के बोला अरे ये पत्थर तो बोलता भी है। और वो पत्थर ने कहा मुझे छोड़ दो कृपया, मुझे दर्द होता है। मोहन ने बोला अरे ये तो बहुत कमज़ोर पत्थर है। फिर वो दूसरा पत्थर लेके काम में लगने लगा, लेकिन वो पत्थर चुपचाप दर्द सहने लगा। वो डरपोक पत्थर ने कहा भाई तुम भी इस मूर्तिकार को बोल दो, ये भी तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन वो डरपोक पत्थर कुछ नहीं बोला, चुपचाप दर्द सहने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मूर्ति बन गई। फिर गांव वाले मूर्ति लेने आए और बोले मोहन भाई मूर्ति बन गई क्या? मोहन ने बोला हाँ मूर्ति तो 2 दिन पहले बन गई थी, ये देखो। गांव वालों ने बोला अरे वाह कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन मोहन भाई हमें एक और पत्थर चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। मोहन ने कहा हाँ ये पत्थर ले जाओ, ये पत्थर मेरी कुछ काम की नहीं है। फिर वो गांव वाले दोनों पत्थर लेके मंदिर की ओर चल पड़े। फिर गांव वाले मंदिर में पहुंच गए। फिर दोनों पत्थर को मंदिर में रख के फिर गांव वाले धीरे धीरे करके मंदिर में आने लगे। फिर मूर्ति वाले पत्थर की पूजा करने लगे और प्रसाद चढ़ाने लगे और डरपोक पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ने लगे। डरपोक पत्थर ने कहा अरे मुझे मत मारो, मुझे चोट लगती है, मेरे ऊपर नारियल क्यों फोड़ रहे हो? फिर मूर्ति वाले पत्थर ने कहा अब क्या हुआ भाई, अब तुम्हारे मज़े आए ना? फिर मूर्ति वाले पत्थर ने कहा मेरे मज़े नहीं, आपके मज़े। आपके सामने तो ये लोग पूजा कर रहे और प्रसाद चढ़ा रहे और आपके सामने हाथ जोड़ भी रहे। मेरा क्या, मेरे ऊपर तो नारियल फोड़ रहे। फिर इस कहानी से यह सीख मिलती है कभी भी आने वाले मुसीबत का सामना करना चाहिए। Teacher, sir, and my dear friend, my name is Anushka Singh. My class teacher name is Falguni ma'am. My study in the 3rd B. My story name is राक्षस और एक जेके नाम का आलसी लड़के का स्टोरी।
एक जेके नाम का लड़का था जो बहुत आलसी था। उसके पापा इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ थी, वो बहुत गरीब थे और वो पहाड़ियों के एरिया में रहते थे और उनके पास गाय थी। तो उनके पास जो गाय थी वो बीमार हो गई थी और उसकी माँ ने बोला जेके तुम इसको बेच आओ, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तो जेके ने बोला ठीक है मैं बेच आता हूँ। तो फिर वो बाजार में गया और उसको एक रास्ते में बूढ़ा मिला। बूढ़ा ने फिर बोला कि इस बीन्स के बदले तुम मेरे को गाय दे दो। बोला इस बीन्स के बदले मेरे को क्या होगा? तो बोला बहुत होगा, ये जादुई बीन्स है। तो जेके ने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो उसने गाय दिया और बीन्स लेके खुशी के मारे घर आ गया। फिर उसकी माँ ने सोचा शायद ज़्यादा पैसा मिला होंगे। उसके बाद वो बोला देखो माँ बीन्स। तो उसने बोला बीन्स के क्या होगा? तो ये जादुई बीन्स है माँ। तो उसकी माँ गुस्से से लाल हो गई और बोली तुम अपने कमरे में चले जाओ और जाके सो जाओ, आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। और बीन्स को उसके खिड़की के बाजू में फेंक दी। जेके जब सुबह उठा तो देखा कि वहाँ बहुत बड़ा पेड़ उगा है। फिर वो उस पेड़ पर चढ़ने लगा। फिर वो एक अलग दुनिया में आ गया। फिर वो चारों तरफ देखा तो उसे एक घर दिखा। फिर वो घर के अंदर गया और फिर देखा कि उधर एक बड़ी सी महिला है। बोली क्या चाहिए तुमको? तो बोला मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, खाना चाहिए। तो बोले ठीक है चले खा लो खाना, लेकिन मेरे पति के आने के पहले चले जाना। तो उसने बोला जेके कि क्यों जाऊँ? तो बोले मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद है खाने में। बोले ठीक है मैं चला जाऊँगा। फोन जैसे खाना खाने बैठा तो उसको एक बेसुरी आवाज़ सुनी। तो राक्षस की बीवी दौड़े दौड़े आई और बोली तुम यहाँ से चले जाओ। आ गए तो उसने बोला कि अवन में जाके छुप जा। तो अवन में जाके छुप गया और सब कुछ देख रहा था। राक्षस ने बोला कि मेरे को बच्चे की खुशबू आ रही है, मेरे सामने उसको हाजिर किया जाए। वह नहीं, उसकी बीवी ने बोला कि नहीं मीट बना था कल, शायद उसकी खुशबू आ रही होगी। उसके बाद उसके पति ने बोला चलो ठीक है खाना लगा दो। तो उसने खाना खाया, फिर सोने का सिक्का गिनने लगा। ये सब देख के जेके लालच में आ गया और 2 पोटली सिक्का लेके भाग गया। फिर वो घर पर गया और माँ ने बोला ये सब कहाँ से आया? तो जेके ने बोला माँ बस आप इसका काम करो, ये सब मत पूछो। तो उसने बोला ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा। फिर उनके पास पैसा खत्म हो गया तो वापस गया। उसकी बीवी ने बोला तुम चोरी करते हो। उसने बोला नहीं मैं चोरी नहीं करता। तो वो उसको आने दी। फिर उसको वही आवाज़ सुना। फिर वो मटके में जाके छुप गया। फिर वो सारा चीज़ देख रहा था। फिर राक्षस ने बोला फिर से मेरे को खुशबू आ रही है। तो उसकी बीवी ने अब की दान भी ना बोल दिया। और उसके बाद बोला खाना लगाऊं? तो बोला हाँ लगा खाना। फिर वो खाना उना खा के मुर्गी लाया एक। फिर मुर्गी में से बोला कि मुर्गी तुम सोने का अंडे दो। उसने दे दिया। फिर जेके लालच में आके और उसको लेके भाग गया। कुछ दिन ऐसे चला। फिर बोला चलो एक बार और चलता हूँ, शायद कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए। तो वो गया वापस। उसकी बीबी ने बोला अब की दान मैं तुमको नहीं आने दूंगी। तो वो खिड़की के सहारे अंदर चला गया और उसके बाद वो अलमारी में जाके छुप गया। फिर उसकी बीबी ने सोचा अब की दान तो मैं उसको पकड़वा के रहूँगी। तो वो बोली हाँ आया है। तो चलो ढूंढते। राक्षस ने बोला। तो वो सारे जगह ढूंढने लगे लेकिन अलमारी में नहीं ढूंढे। उसके बाद वो थक गए तो राक्षस बोला तुम खाना लगाओ। तो बोले ठीक है मैं लगाती हूँ। उसके बाद खाना उना खा के उसने एक गिटार लाया। गिटार सोने का था। जेके ने बोला वाह क्या मस्त चीज़ है। तो फिर वो उसके बाद वो उसको लेके भागने लगा। तो फिर गिटार ने बोला हेल्प मी। तो इससे राक्षस जाग गया। उसके बाद वो उसके पीछे भागने लगा। तो जेके ने गिटार को साइड में फेंका और वो दौड़ने लगा। उसकी माँ ने देखा तो कुल्हाड़ी लेके उस पेड़ को काटने लगी। जेके ने भी बोला कि मैं भी काटता हूँ। उसने भी जल्दी जल्दी काट के राक्षस गिर गया और फिर मर गया। उसकी माँ ने बोला कि चोरी नहीं करा जाता है, मेहनत से खाया जाता है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी चोरी नहीं किया जाता है, मेहनत से कुछ भी काम करें। थैंक यू। यहाँ पे ડાંગોદરા પીનલ છે। હું ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું। મારા વર શિક્ષકનું નામ નેતિ ટીચર છે। અહીંયા ઉપસ્થિત આચાર્યશ્રી, શિક્ષકગણ તેમજ મારા વહાલા મિત્રને મારા પ્રણામ। આજે હું શ્રવણ વિશે વાર્તા બોલવા માંગુ છું, તમે શાંતિથી સાંભળજો। શ્રવણ તેમના માતા પિતાનો એક જ દીકરો છે। શ્રવણના માતા પિતા અંધ છે। શ્રવણ તેમની ખૂબ જ સેવા કરે છે। એક દિવસ તેમના માતા પિતાને યાત્રા કરવાનું મન થયું। પિતાજી કહે છે કે એ ભગવાન, અમને આંખો તો અમે પણ યાત્રા કરી શકત। માતા કહે છે કે આ તમે શું બોલો છો? શ્રવણ આપણી આંખો છે, આપણી કેટલી બધી સેવા કરે છે।
શ્રવણના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હું મારા માતા પિતાને યાત્રા કરાવીને જ રહીશ. સમય વીતતો ગયો. એ શ્રવણના લગ્ન સુગરી સાથે થઈ ગયા. શ્રવણની પત્ની માતા પિતાની સેવા ન કરતી હતી, તે માટે શ્રવણ તેમને પિયરમાં મૂકી આવ્યો. પછી ગયો સુથાર પાસે. સુથારને કહ્યું કે તમે મારા માતા પિતા માટે કાવડ બનાવી આપશો, હું મારા માતા પિતાને યાત્રા કરાવી શકું. મારા માતા પિતા આમ છે. સુથારભાઈ તો વિચારમાં લાગ્યા. ધન્ય છે શ્રવણ કુમાર, ધન્ય છે. હું તમારી માટે કાવડ બનાવી આપું. શ્રવણભાઈ તો કાવડ લઈને ઘરે આવ્યા ને માતા પિતાને કહે છે કે ચાલો આપણી તીર્થ યાત્રા કરવા. માતા પિતાને ના પાડી પણ શ્રવણ કાવડમાં બેસાડીને ચાલ્યો ગયો. ગામવાળા જોઈને તો આશીર્વાદ આપવા મળ્યા. એક પછી એક તીર્થ યાત્રાના દર્શન કરાવ્યા ને એક જગ્યાએ વિશ્રામો કર્યો. માતા પિતાને ખૂબ જ તરસ લાગી હતી પણ ઘડામાં પાણી ન હતું. શ્રવણે કહ્યું કે હું તમારી માટે પાણી ભરીને લાવું. શ્રવણ ગયો પાણી ભરવા. દશરથ રાજા તો શિકાર માટે નીકળ્યા હતા. ઘોડો પાણીમાં ડૂબાડતા વખતે પાણીનો અવાજ આવવાથી દશરથ રાજાને થયું કે કોઈ મૂર્ખ પ્રાણી પાણી પીવા આવ્યું છે. બાણ છોડીને સીધા શ્રવણની છાતી પર ગઈ અને શ્રવણે બૂમ પાડી. દશરથ રાજા તો ફટાફટ દોડીને આવ્યા. મને માફ કરી દેજો, પણ શ્રવણ કુમાર કહે છે કે મારા માતા પિતાને ખૂબ જ તરસ લાગી છે, તેમને પાણી આપી દેજો. એટલું જ બોલતા તેમના પ્રાણ નીકળી ગયા. દશરથ રાજા તેમના માતા પિતા પાસે ગયા. પિતાજી કહે છે કે બેટા તું આવી ગયો. પણ દશરથ રાજા કશું નહીં બોલ્યા. છેવટે બોલ્યા કે તમે પાણી પી લો. પિતાજી કહે છે કે શ્રવણ બેટા તું ક્યાં છો? પણ દશરથ રાજા તો ડરી ગયા. મને માફ કરી દેજો, મારા દીદી તમારા શ્રવણના પ્રાણ લઈ લીધા. એટલું જ વાત બોલે તેમના માતા પિતાને સહન ન થયું તો પિતાજીના પ્રાણ નીકળી ગયા ને માતાએ શ્રાપ આપ્યો કે તમારા 4 પુત્ર હોવા છતાં વિરોગમાં પ્રાણ જશે ને એકે પુત્ર તમારામાં હાજર નહીં હોય. એટલું જ બોલે તેમના માતાના પણ પ્રાણ નીકળી ગયા. દશરથ રાજા તો અયોધ્યાથી પાછા ફર્યા. રામ લક્ષ્મણ ને સીતા વનવાસ માટે નીકળ્યા હતા. પુત્ર વિરોગમાં દશરથ રાજાનું મૃત્યુ થઈ ગયું. આ વાર્તામાંથી બોધ મળે છે કે આપણે શ્રવણની જેમ માતા પિતાની સેવા કરવી જોઈએ ને આદર કરવો જોઈએ. અસ્તુ. ખૂબ સરસ. ગુડ મોર્નિંગ, મારું નામ સિસારા જીનલ છે. હું ધોરણ 4 માં અભ્યાસ કરું છું. મારા વર્ગ શિક્ષકનું નામ નિયતિબેન છે. અહીંયા બેઠેલા આચાર્ય શ્રી, શિક્ષકગણ તેમજ મારા વહાલા વિદ્યાર્થીઓને મારા પ્રણામ. હું આજે તમને વાર્તા કહેવા માંગુ છું. મને આશા છે કે તમે શાંતિથી સાંભળો. ભગવાન સત્ય અને ધર્મ અને આદર્શ જીવનના પ્રતીક છે. તેમના જીવનમાં એક એવો પ્રસંગ આવ્યો કે જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ વનવાસમાં હતા અને માતા સીતાજીને શોધતા ફરતા હતા, ત્યારે તેઓ એક જંગલમાંથી પસાર થયા. જંગલમાં તેઓને એક શબરી નામની વૃદ્ધ ભક્ત રહેતી હતી. શબરી ખૂબ જ ગરીબ હતી પણ ભગવાન પ્રત્યે તેનો વિશ્વાસ ખૂબ જ મજબૂત હતો. ગુરુ મંતકે ઋષિએ તેને કહ્યું કે એક દિવસ ભગવાન શ્રી રામ તારા ઘરે જરૂર આવશે. આ વાત સાંભળીને શબરી રોજ ભગવાનની રાહ જોતી અને રસ્તો સાફ કરતી અને ફૂલોથી આંગણું સજાવતી અને મનમાં કહેતી કે એક દિવસ મારા રામ જરૂર આવશે. આખરે ભગવાન શ્રી રામ અને લક્ષ્મણ ત્યાં આવ્યા. શબરી અંતિ આનંદ ભગવાન ભાવપૂર્વક ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું. શબરી પાસે ભગવાનને આપવા કોઈ ખાસ વસ્તુ ન હતી. તેના પાસે ફક્ત જંગલના થોડા બોર હતા. તેણે વિચાર્યું કે કાંઈક બોર ખાટા ન નીકળે, એટલે તેણે દરેક બોર ચાખીને મીઠા બોર અલગ રાખ્યા અને તે જ બોર ભગવાનને અર્પણ કર્યા. ભગવાને એ બોર ખૂબ જ પ્રેમથી ખાધા. પણ લક્ષ્મણને થોડી શંકા થઈ કે ચાખેલા બોર ભગવાન કેમ ખાઈ રહ્યા છે. શ્રી રામે કહ્યું, લક્ષ્મણ, ભક્તિનું આપેલું ભોજન મારા માથે સૌથી મીઠું લાગશે. શબરીની આ ભક્તિ જોઈને ભગવાન ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. તેણે શબરીને નવઘા ભક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો અને મુક્તિ આપી. આ પ્રસંગમાંથી મળતો બોધ ધીરજ અને વિશ્વાસ રાખવાથી એક દિવસ જરૂર સફળતા મળે છે. હંમેશા સત્ય બોલવું અને માતા પિતાનો આદર કરવો.
સત્ય એ જ જીવનનો સાચો માર્ગ છે. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ. તમે શાંતિથી સાંભળશો. મારી વાર્તાનું નામ છે સાચું ભણતર. ટીંકુ અને રિંકી બંને જુડવા ભાઈ બહેન હતા. એક જ ક્લાસમાં એક જ સ્કૂલમાં ભણતા હતા. બંને ભણવામાં બહુ જ હોશિયાર હતા, પણ હંમેશા ટીંકુ જ વધારે માર્ક લાવતો હતો. આ વખતે જ્યારે બંને બાળકોએ સાયકલની જીદ પકડી ત્યારે પપ્પાએ એક શરત મૂકી દીધી. મારી પાસે એક જ સાયકલ લાવવાના પૈસા છે. તમારા બંનેમાંથી જે પણ ક્લાસમાં ટોપ કરશે એને જ સાયકલ મળશે. પપ્પાની વાત સાંભળી બંને છોકરાઓ ભણવામાં લાગી પડ્યા. પણ ટીંકુ કંઈક વધારે જ સ્માર્ટ હતો. એને ખબર હતી કે નંબર્સ કેવી રીતે લવાય છે. તે એટલું જ ભણતો જેટલું એક્ઝામમાં પૂછાવાનું હતું. અને રિંકીને તો ભણવાનો શોખ હતો. એ આખી ચોપડીઓ વાંચી જતી હતી. જોજે, સાયકલ તો મને જ મળશે. તું આજે એટલું બધું વાંચે છે એ બધું બેકાર છે. આ કંઈ નહીં આવે એક્ઝામમાં. તને કેવી રીતે ખબર? આ જો પાછલા 3 વર્ષના ક્વેશ્ચન પેપર આપ્યા છે મને ટ્યુશનવાળા સરે. હંમેશા આમાંથી જ ક્વેશ્ચન રિપીટ થાય છે. ઠીક છે, પણ મારે નથી લેવું કોઈ શોર્ટકટ. મને ભણવા દે, મને હેરાન નહીં કર. આમ કહી બંને પોતપોતાની રીતે ભણવા લાગી ગયા. ફાઇનલી એક્ઝામ ખતમ થઈ. થોડા જ દિવસોમાં રિઝલ્ટનું એનાઉન્સ થયું અને એ જ થયું જે હંમેશા થતું આવતું હતું. ટીંકુએ ક્લાસમાં ટોપ કર્યું અને રિંકી બીજા નંબરે આવી. હવે મને સાયકલ મળશે. હુર્રે! ટીંકુને સાયકલ મળી ગઈ. ટીંકુ ખૂબ જ ખુશ થયો. એ જ દિવસે સાંજે ટીંકુ અને રિંકીના સારા રિઝલ્ટ આવવાની ખુશીમાં આખો પરિવાર બહાર જમવા ગયો. જમ્યા બાદ જેમ હોટલથી બહાર આવ્યા ત્યાં 2 લોકો અચાનક એમની સામે માઇક અને કેમેરા લઈ એમની સામે આવી ગયા. અમે લોકો જીવન સાયકલનું પ્રમોશન કરીએ છીએ. બાળકો માટે એક નાનકડો ક્વિઝ શો છે. બધા જ સાચા જવાબો આપ્યા તો પ્રાઇઝમાં ટોપ મોડલ વાળી સાયકલ અને સ્કૂલ બેગ સાથે બોટલ પણ મળશે. બંને બાળકોએ ક્વિઝમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું. ક્વિઝમાં જે સવાલો હતા એ એની બુક્સમાંથી જ હતા, પણ એક્ઝામ પેપરથી બિલકુલ અલગ હતા. રિંકીએ બહુ જ ધ્યાનથી બુક્સ વાંચી હતી એટલે એણે થોડા જ સમયમાં બધા જવાબો આપી દીધા. હાલો અંકલ, મેં બધા જ જવાબો ઠીક કરી દીધા. શું વાત છે? સમયથી પહેલા જ કરી નાખ્યું? વેરી ગુડ. ટીંકુએ બહુ જ કોશિશ કરી પરંતુ તેને ન જ આવડ્યું. અંતમાં એણે પણ પેપર આપી જ દીધા. બંનેના પેપર ચેક કર્યા બાદ વિનર એનાઉન્સ કર્યું. 100 સાચા જવાબો સાથે વિનર છે રિંકી. રિંકીને પ્રાઇઝમાં સાયકલ પણ મળી અને બીજી ગિફ્ટ્સ પણ. અને ત્યાં ટીંકુને મળી એક શીખ. આ વાર્તામાંથી એ બોધ મળે છે કે આપણે માર્ક્સ અથવા નંબર્સ માટે જ ભણવું નહીં પરંતુ નોલેજ માટે પણ ભણવું જોઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ. થેન્ક યુ. દીપકભાઈ છે. હું ધોરણ 4માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે 4 મિત્રો વાળી વાર્તા કહેવા માંગુ છું. મને આશા છે કે તમે મારી વાર્તા શાંતિથી સાંભળશો. એક ગામમાં 4 મિત્રો રહેતા હતા. તેમાંથી 3 મિત્ર બહુ વિદ્વાન હતા અને એક મિત્ર વ્યવહારિક જ્ઞાનમાં ઓછું ભણેલો હતો, પરંતુ તે ઓછું ભણેલો હતો અને વ્યવહારિક જ્ઞાનમાં હોશિયાર હતો. તે ચારે પોતાનું ભાગ્ય અજમાવવા શહેર તરફ નીકળ્યા હતા. રસ્તામાં એક વિશાળ જંગલ આવ્યું. એક ઝાડ નીચે બહુ બધા હાડકા જોયા. તેમાંથી એક મિત્રએ કહ્યું, આ હાડકા જરૂર સિંહના જ લાગે છે. હું આ હાડકાને ભેગા કરીને આ સિંહનું હાડપિંજર બનાવી શકું. અને બીજા મિત્રએ કહ્યું, હું મારા જ્ઞાનની મદદથી હાડપિંજરમાં લોહી અને માંસ ભરી ચામડી ચડાવી શકું. અને ત્રીજો મિત્ર બોલ્યો, હું મારા જ્ઞાનની મદદથી આ નિર્જીવ પ્રાણીમાં પ્રાણ પૂરી આ સિંહને જીવિત કરી શકું. પછી ચોથો મિત્ર આશ્ચર્ય થઈને બોલ્યો કે
જો તમે આ સિંહને જીવિત કરશો તો તમારા માટે બચવું મુશ્કેલ થઈ જશે. એટલે ચાલો આપણે પોતાનું ભાગ્ય અજમાવીએ. એક મિત્ર બોલ્યો, તને ક્યાં અમારા જ્ઞાનની શ્રાય છે? અને બીજા બે મિત્રે પણ તેની વાતને સમર્થન આપ્યું. પછી પહેલા મિત્રે પોતાના જ્ઞાનની મદદથી બધા હાડકાને ભેગા કરીને હાડપિંજર બનાવ્યું. બીજાએ પોતાના જ્ઞાનની મદદથી હાડપિંજરમાં લોહી અને માંસ ભર્યા. અને ત્રીજા મિત્રે પોતાના જ્ઞાનની મદદથી નિર્જીવ પ્રાણીમાં પ્રાણ પૂરી સિંહને જીવિત કરી દીધો. ગર્જના કરતો સિંહ ઊભો થયો અને ત્રણેય મિત્રો પર તૂટી પડ્યો. આમાંથી ત્રણેય મિત્રોની અકાળ મૃત્યુ થઈ ગઈ. આમાંથી આ વાર્તામાંથી આપણને બોધ મળે છે કે આપણું ભાગ્ય આપણો નિર્ણય નથી બદલી શકતું, પણ આપણો યોગ્ય નિર્ણય આપણું ભાગ્ય જરૂર બદલી શકે છે. જય હિન્દ, જય ભારત. હું ધોરણ 4 માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે ચંદ્ર અને તેની માતા વિશે એક વાર્તા કહીશ. મને આશા છે કે તમે શાંતિથી સાંભળો. આકાશના ચંદ્રે એકવાર પોતાની માતાને કહ્યું, બા, મને જબલું સીવી દે ને. ચંદ્રની માતાએ જવાબ આપ્યો, ભાઈ, તારું જબલું હું શું સીવું? મારું કપાળ ઘડીકમાં તું કેટલોક નાનો હોય છે અને ઘડીકમાં તું કેટલોક મોટો થઈ જાય છે. જ્યારે બીજના દહાડે સૌ નાનો બટકો હોય છે તો પૂનમના દિવસે થાળી જેવડો મોટો થઈ જાય છે. જ્યારે અમાસના દિવસે તો એ આખી રાત એવો રખડવા નીકળી જાય છે તે મને હાથમાં પણ આવતો નથી. ઘડીક અહીં તો ઘડીકમાં ત્યાં, તારું તે કંઈ ઠેકાણું છે? આ વાર્તામાંથી આપણને બોધ મળે છે કે ઠેકાના વિનાનો માણસ કસાય માળામાં ગોઠવાય નહીં. જય હિન્દ, જય ભારત અસ્તુ. ખૂબ સરસ. હું 3જા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે નાનકડી વાર્તા બોલવા માંગુ છું, તો મને આશા છે કે તમે શાંતિથી સાંભળશો. વાર્તાનું નામ મધમાખી અને ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ. આદિકાળ જેટલી જૂની વાત છે. મધમાખીઓએ સુંદર મજાનો મધપૂડો બનાવ્યો અને તેમાં ક્યાંથી લાવી મીઠું મીઠું ભેટ એ થોડુંક આપવા ગઈ. આવી સુંદર ભેટથી ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ મધમાખી ઉપર મધ કાઢી જનાર માણસ જાત પર આ મધમાખી દ્રાજા હતી. બોધ, બીજાને પીડા કરવા ઊભું થનાર પોતાને વિનાશ જ નોતરે છે. જય હિન્દ, જય ભારત અસ્તુ.